एक अध्यापक हैं, आपसे कहना ही नहीं है सर, अच्छा लगेगा तो ही सब्सक्राइब करेंगे। पहले अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, हम चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं, 3 प्रैक्टिस सेट आपको एक साथ दे रहा हूँ। हमें समय कम है, हमें ज़्यादा यानी छोटे पैकेट में बड़ा धमाका करना है। वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही कहोगे सर मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करेगा। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? एक तो आपसे कहेगा अनुच्छेद ये बता दीजिएगा कि राज्य कैसे संवर्धन करेगा, और दूसरा जो है एक ऐसे पूछेगा कि भैया नागरिक के लिए अनुच्छेद क्या है, कि नागरिक तो भी पर्यावरण का संरक्षण करेगा। तो जब राज्य संरक्षण करे तो हमने कहा राज्य पर्यावरण का, एनवायरमेंट का संरक्षण कैसे करेगा, तो हमारा अनुच्छेद 48 हो जाएगा, 48A। ठीक है ना। अब याद रखना, भाग पूछा जाए तो 200 भाग होता है ये वाला। ठीक है। एक चीज आपको और याद रखना है कि ये नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आपको, अगर यहां पर ना होता, राज्य ना होता, यहां पर लिखा होता नागरिक, तो दोस्तों हमारा हो जाता 51। क्या हो जाता सर? 51 हो जाता, 51A हो जाता। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो आपका बाहर का साउंड है उसके लिए माफी चाहेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों आप सिंपल से जानते हो कि अगर हम भरतनाट्यम की बात करते हैं तो दोस्तों तमिलनाडु हो जाता है, ये तमिलनाडु हमारा भरतनाट्यम हो जाता है। केरल हमारा कहाँ का हो जाता है? केरल हमारा जो है आप जानते हो कथकली हो जाता है। ठीक है ना। कथकली कहाँ होता है? केरल में। आंध्र प्रदेश में आप जानते हो कचिपुड़ी हो जाता है। लेकिन जो कथक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, हम चारों विकल्प पर हम ऑप्शन पर जाएंगे, सभी के ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनी जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य में आया था, बिल्कुल सही है। फायान जो शासक था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में आया था, बिल्कुल सही है। वैनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आया था, वैनसांग आपका कन्नौज में भी गया था। ठीक है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में भी थी, कन्नौज इत्र नगरी कहा जाता है। इब्न बतूता दोस्तों अकबर के काल में आया था क्या? बिल्कुल नहीं आया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है पूछा गया था, हमारा यही हो जाएगा। आप कहोगे सर ये भी बता दीजिएगा कि अकबर में नहीं आया तो किस में आया था, तो आप कहोगे कि सर मोहम्मद बिन तुगलक में आया था। किस में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक में आया था, 1333 में आया था, ये भी याद रखना है। इसकी प्रमुख पुस्तक अगर पूछे तो दोस्तों आपका जो प्रमुख पुस्तक है रहला, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, रहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? नॉन स्टॉप वीडियो में आप सभी का स्वागत है, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए। क्लियर? एक बार सभी शेयर कर देंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, तो आपका राइट आंसर आना चाहिए सर, आपका जो राइट आंसर आना चाहिए सर क्या होना चाहिए, तो आप सिंपल सा कहोगे जी हाँ, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, दार्जिलिंग नहीं है। हमारे देश में लद्दाख रेगिस्तान है, जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, J&K में पड़ता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अगर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक भारत के क्षेत्रफल पर है? हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? अगर हमारा नेटवर्क अच्छा हो गया तो मजा आ जाने वाला है। क्लियर? याद रखना है, बहुत बढ़िया। किस मिट्टी का जो है विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी आपसे पूछे कितना परसेंट है, तो 222% है। याद रखना, आंसर तो हमारा ये हो गया। लेकिन अगर हम काली मिट्टी से क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, और दूसरा नाम जाना जाता है इसका ही नाम चरनोजम मिट्टी। क्या सर? चरनोजम मिट्टी भी इसको हम कहते हैं। क्या सर कहते हैं? चरनोजम मिट्टी भी हम किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, इसको हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है, कपासी मिट्टी यानी कपास के लिए होती है, हमारी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जब होगा काली मिट्टी के लिए, लेकिन अभी आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों याद रखना है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं, दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बहुत बढ़िया, एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे, और इस वीडियो को हम सही तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ लिए हैं, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर? तो याद रखना है, उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे बिना रुके। बात करते हैं सर यहाँ पर अल्पाइन वन हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर नहीं होगा, मैंग्रोव वन होगा। सुनिएगा मेरी बात, मैंग्रोव वन वो होता है जो भारत की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, भारत की अगर हम बात करते हैं तो जो दोस्तों तटीय इलाका होता है, ये वाला तटीय इलाका, ये वृक्ष जो है तटीय इलाके में पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। लेकिन चक्रवात के अवरोधक की बात करें तो अल्पाइन वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? अल्पाइन वन हो जाएगा। ये अवरोधक का कार्य करते हैं, ये उष्णकटिबंधीय झंझावातों का भी जो है उनको रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं सर,
निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है जो सबसे निम्नीकरण की बात करता है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी जानते हैं सर। क्या जानते हैं? सभी जानते हैं। आप सिंपल सी बात अगर करें तो आप कहोगे रबर है। आप कहोगे सर रबर तो नहीं होगा, पॉलीथीन होगा। अरे सर पूछा है जैव निम्नीकरण की बात कर रहा है। क्या जैव निम्नीकरण की बात कर रहा है? दी गई वस्तुओं में रबर एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है, अर्थात इसका अपघटन हो जाता है। पॉलीथीन, प्लास्टिक, पारा का अपघटन कभी नहीं होता है, जबकि रबर का अपघटन हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हरित गृह गैस यानी ग्रीन हाउस गैसेस कहलाने वाली गैसें हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? CO2, O2, NO2, NH3, CFC, CO2, NH3, N2, CH4 या फिर N2, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप सिंपल सी बात अगर हम करते हैं कि जो आपकी ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं वो सभी जानते हैं कि आप कहीं ना कहीं CO2 की बात करते हो, कहीं ना कहीं मेथेन की बात करते हो, कहीं ना कहीं नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हो, कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हो। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। किसके साथ? 4 के साथ चला जाएगा। CFC को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको मेथेन कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह में क्या होता है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, याद रखना है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? अभी तक 2 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है टेट एग्जाम में। जरा हमें कमेंट करें कि क्या होगा राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए आप सभी का स्वागत है दोस्तों, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा। बात करेंगे सर यहाँ पर इतिहास में पहली बार परमाणु दुर्घटना जो हुई थी वो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। आप कहोगे सर इसके बारे में बताइए। अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिरा दिया था। कैसा? हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था, ये भी दिमाग में रखना है। अगर दूसरी पूछता तो दूसरी हमारी 9 अगस्त को तुरंत हो गया था। 9 अगस्त को 1945 को ही यहाँ पर दूसरी परमाणु पर जो है नागासाकी पर हुआ था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को हुआ था, नागासाकी पर 9 अगस्त को हुआ था, 3 दिन बाद। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा सकता है? जरा ध्यान दीजिएगा। वृक्षों द्वारा। आप कहोगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। क्या इससे भी बेटर आंसर है? आप कहोगे मछलियों द्वारा नहीं किया जा सकता है, जंतुओं द्वारा नहीं किया जा सकता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा इतना नहीं होगा। तो आंसर सबसे बेस्ट क्या है? वृक्षों के द्वारा। अगर वृक्ष हम लगाएंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा फटाफट, बिल्कुल कोई भी टाइम स्पेंड किए बिना। अगर सर हम बात करें मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? आप कहोगे सर एसिड होती है। ठीक है ना, एसिडिक का मतलब होता है कि अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। याद रखना है आपको, पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं पीएच बराबर है अगर 7 के तो हमारा उदासीन हो जाता है, यानी तब हमारा उदासीन हो जाता है। पीएच अगर 7 से कम है तो दोस्तों अब हमारा क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। जैसे नींबू की बात करते हैं, खट्टा पदार्थ सभी होता है अम्लीय। ठीक है, सिरके की बात करते हैं। अगर अब हम कहते हैं कि पीएच का मान 7 से ज़्यादा हो जाता है तो दोस्तों कैसा हो जाता है? बेस्ड हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। क्षारीय हमारा रक्त होता है 7.4 की जो है कैपेसिटी होती है पीएच की। क्लियर, याद रखना है। मलेरिया रोग किस कारण होता है? तो मलेरिया रोग होता है हमारा दोस्तों किसके कारण होता है? आप सभी जानते हो। हमारा मलेरिया रोग सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है या किससे होता है। मलेरिया रोग कभी भी जीवाणु विषाणु से नहीं होता है, प्रोटोजोअन रोग होता है। कैसा होता है सर? प्रोटोजोआ रोग होता है, और ये प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम होता है। क्लियर, मलेरिया रोग हमारा प्रोटोजोआ रोग होता है। जबकि अगर हम डेंगू की बात करते हैं तो दोस्तों विषाणु होता है। क्या होता है? डेंगू विषाणु से होता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। प्लाज्मोडियम हो जाएगा मलेरिया से। याद रखना है इसमें क्या होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स जो है नष्ट हो जाते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? धातु में क्या होता है? ये जो धातु होती है ना, इसके ऊपर हथौड़ा अगर बजा दिया जाए तो दोस्तों इसकी चादर बन जाती है, ये फैल जाती हैं, ये कभी भी टूटती नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा कि इससे तार बनाए जा सकते हैं क्या? आप कहोगे सर तार बनाए जा सकते हैं। मैं ये कह दूं कि क्या इनको पतली पतली चादरों में बांटा जा सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल बांटा जा सकता है। क्या मैं ये कह दूं कि आप ऊष्मा की चालक होती हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल होती हैं। इसलिए याद रखना है इनको पीटने पर ये कभी भी भंगुर नहीं होती हैं, कभी भी क्षण भंगुर नहीं होती हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 के साथ, क्योंकि हमसे पूछा है नहीं पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा पशु की त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके ऊपर पैटर्न डिजाइन बना होता है। ठीक है, आप किसी भी पशु को देखेंगे, चाहे जो पशु हो, उसके ऊपर पैटर्न बना होता है सर, उसके ऊपर डिजाइन बनी होती है। उसका कारण क्या होता है? आपके 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, मैंने पहले भी इसको कराया हुआ है। उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति के कारण, परावर्तित प्रकाश के कारण, या उनकी त्वचा पर बालों के कारण। अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा लीजिएगा, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लीजिएगा सर, और अपने क्वालिटी वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ कम समय में ज़्यादा अप्रोच। क्लियर,
तो दोस्तों सभी का स्वागत है, यूं ही मुस्कुराते रहिए। कमेंट सारे मैं देख रहा हूँ। याद रखना है कि हम वीडियो के लास्ट तक जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं अपने फेफड़े फाड़ सकता हूँ। तो दोस्तों आपको सिंपल पढ़ना है, तो आप दोस्तों बहुत समझदार है। बात बाकी आप समझदार हैं। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। बहुत वेरी नाइस। क्योंकि उनकी शक्ति के शारीरिक शक्ति के कारण बिल्कुल नहीं होते हैं परावर्तित प्रकाश। प्रकाश का कहाँ यहाँ पर कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है सर। उनकी त्वचा पर बालों के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। यहाँ पर जो बच्चे मार रहे हैं ना डी, उनको मैं बार बार बताना चाहता हूँ, हमेशा मारते हो डी यार तुम, और हमेशा करोगे जाके गलत। लेकिन आज लिख लेना इसको, हमेशा क्या होता है उस जलवायु के कारण जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो आप सिंपल से कहोगे इथोलॉजी। अब आप ये कहोगे मुझसे कि चलो ठीक है मैंने मान लिया सर इथोलॉजी होता है। क्या सर? आपने कहा चलो ठीक है मैंने मान लिया इथोलॉजी होता है, लेकिन ये बताओ ये डेमोलॉजी क्या होता है? नीचे से जल्दी से कमेंट करेगा कोई मुझे डेमोलॉजी क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्लियर? पहले यहां पर अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन होता है, प्रोटीन की प्रचुरता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बताएंगे। जी हाँ बताएंगे क्या होगा सर। तो यहां पर देखिएगा एक ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है आपका, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोयाबीन। देखो तुरंत आंसर मार दीजिएगा। सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है, फिर हम देखते हैं कि आपका उसमें होता है, मूंगफली में होता है, चना मक्का सभी आ जाते हैं। हमारा प्रोटीन की प्रचुरता सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है, तो जिसमें सोयाबीन होगा उसमें हम मार देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है दोस्तों? तो जैव अपघट्य पदार्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका 90% बच्चे क्वेश्चन गलत करने वाले हैं। क्यों गलत करने वाले हैं आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा। देखिएगा अगर मैं बात करता हूं यहां पर इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, तो दोस्तों आप सिंपल से कहोगे, आप क्या कहोगे? प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा। ये प्लास्टिक और पॉलीथीन, सीसा क्या है? ये जैव अपघट्य नहीं है, ये जैव अपघट्य नहीं है, अर्थात इनका अपघटन नहीं होता है। पर्यावरण में जैसे के जैसे हैं वैसे के वैसे ये पृथ्वी के अंदर दबे रहते हैं, इनका अपघटन नहीं हो सकता है। हमसे पूछा है अपघट्य पदार्थ है क्या, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4? क्योंकि हमसे कहा है कि इनमें क्या है अपघट्य पदार्थ, तो आपका राइट आंसर होगा नहीं सर, नहीं है। ये सभी दोस्तों क्या है, इनका कभी भी अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने सुबह ही आज वीडियो में कराया है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर लोगे? मैंने आज सुबह, कितने बच्चों ने सुबह वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपके उत्तर प्रदेश वाले ये कराए हैं कि भैया अभ्यारण्य, यानी अभ्यारण्य का मतलब है पक्षी विहार, वही क्वेश्चन है। अभ्यारण्य का मतलब है पक्षी विहार यहाँ पर, कि सांडी पक्षी विहार, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, ओखला वन्यजीव पक्षी विहार या ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर हम बखीरा की बात करें, बखीरा वन्यजीव आपने सभी ने सुना है कि जो है क्या उन्नाव में है? बिल्कुल नहीं उन्नाव में। हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित है, देखो 3 गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप कहोगे सर सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य, सांडी। आप सभी बच्चे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं कमेंट करें कि आप कहाँ से हैं, मुझे कमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, मैं देख लूंगा। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो दोस्तों आप सिंपल सा मारोगे कि सांडी वन्यजीव हरदोई में है, और बखीरा आपका कहां पर है? बखीरा कहां पर है? बखीरा है संत कबीर नगर में, ठीक है, बखीरा है संत कबीर नगर में। और मैं अगर ये कह दूं कि चलो ठीक है ओखला बता दो, ओखला भी तो गलत है, तो ओखला हमारा कहां हो जाएगा? ओखला हमारा हो जाएगा गाजियाबाद में, ठीक है, ओखला हमारा हो जाएगा गाजियाबाद में। और मुझे ये भी बता दीजिएगा कि चलो ठीक है गाजियाबाद में हो गया, तो गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर में ये वाला है, कौन सा है? गौतम बुद्ध पक्षी विहार, ठीक है ना, ये वाला महावीर स्वामी वाला। तो गौतम बुद्ध नगर में कौन सा है? महावीर स्वामी वाला पक्षी विहार हो जाएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये महावीर पक्षी विहार कहाँ पर है? ललितपुर में स्थित है। बहुत बढ़िया, महावीर पक्षी विहार कहाँ पर है? ललितपुर में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना कितनी जल्दी हो जाता है, कितनी जल्दी हो जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का कितना % जो है जाता है? तो दोस्तों आप याद रखना है क्या होता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 की 10%। अब 10% का नियम आपने खूब सुना होगा कि 10% का नियम किसने दिया था? तो आप सर कहोगे कि लिंडेमान ने जो है 1942 में दिया था। क्या सर? मैंने कहा लिंडमान ने जो है 1942 में दिया था। लिंडमान ने एक ऊर्जा जो है नियम दिया था जिसको कहते हैं 10% लॉ, नियम 10% कहते हैं। कहता किसने दिया? तो कहेंगे लिंडमान ने दिया। अब यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, जो है कब दिया था? 1940 में दिया था, 42 में दिया था, ठीक है ना, 1942 में दिया था। इसमें एक
पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का 10% भाग स्थिरित जो है स्थानांतरित होता है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि ओजोन दिवस हमारा जो होता है कहीं ना कहीं समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमने बनाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं 1987 में ये तय किया गया कि अब भैया हम हर बार मनाएंगे। क्या आप ये जानते हैं, क्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को सर आप जानते हैं, बताएंगे सर, जल्दी से कमेंट करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था और ये कहा गया कि 16 सितंबर को अब हर साल से मनाएंगे। 1987 से ही ये ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, कनाडा में हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकीय तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखता हूँ आज कितने लोग लास्ट तक जुड़े रहते हैं, मैं कमेंट सारे देख रहा हूँ क्योंकि कमेंट से पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ तक जुड़े हुए हैं, कौन से समय तक जुड़े हुए हैं। इस पूरे वीडियो में पूरे 3 प्रैक्टिस सेट लाया हूँ पहली बार और बहुत तेज़ी से ख़त्म करने वाला हूँ। सभी का स्वागत है, हर गृहिणी हर बहन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर भाई का सिलेक्शन मुझे चाहिए इस बार। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में बस इतना याद रखो, क्या याद रखो भैया मेरे, इतना याद रखना है कि घटती उत्पादनशीलता में सबसे पहले सागर आएगा, फिर उसके बाद मैंग्रोव वन आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा सर, झील आएगा और फिर उसके बाद आएगा घास का मैदान आएगा। तो सागर सबसे पहले और लास्ट में सबसे रहना है घास का मैदान, हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। वन्यजीव सप्ताह बहुत बार आपने क्वेश्चन पेपर में लगाया होगा, बहुत बार आपने क्या लगाया होगा, बहुत बार में आपने लगाया होगा यहाँ पर, जी हाँ। नकुल यादव गुरुजी, आज आपके आशीर्वाद से मैंने जूनियर असिस्टेंट में 130 को 115 का चीर हरण कर दिया, वेरी नाइस। हिंदी फंसा था मेरा कि नहीं फंसा था ये बताएं मुझे, जल्दी से बताएं क्या क्या फंसा था जूनियर असिस्टेंट में। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, मैंने हिंदी ऐसी पढ़ाई थी जो पीसीएस का पेपर हुआ था, वहाँ से एक भी नंबर का कोई भी बाहर नहीं गया था। आप जो भी बच्चे यहाँ पर हैं वो देख सकते हैं, किसी भी बच्चे का कमेंट देख सकते हैं। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है तो यूपीटेट तो और सीटेट एसटेट, ये तो बहुत सिंपल बात है, रीट वाले बच्चे है ना, बहुत सिंपल बात है। वन्यजीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है, आप सभी जानते हो। और दोस्तों ये भी जानते हो कि यहाँ पर इसके दौरान वन्यजीव के संरक्षण की बात होती है, जागरूक किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल हम 2 विकल्प देंगे आपको, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है आप सभी को बताना है। एक बार सभी आपसे मेरा निवेदन है, अगर मैं चिल्ला सकता हूं सर एक बार शेयर कर देना है, और हर बहन हर भाई से मेरा निवेदन है कि क्या कर देना है, जी हाँ एक बार सब्सक्राइब कर लेना है चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे केवल, निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रगामी बढ़ते जो है पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जीव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, ये बिल्कुल बेस्ट है, ये आंसर आपका बेस्ट है, यानी यहाँ पर ये आंसर आपका सबसे बेस्ट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाइड फंड, यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक पांडा है, बहुत बढ़िया, मैं जानता हूं पांडा है, लेकिन ये किस प्रजाति का है, मैं जानता हूं कि भालू प्रजाति का है, आप भी जानते हैं भालू प्रजाति का है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि वर्ल्ड वाइड फंड का अगर मैं ये कह दूं कि मुख्यालय कहां पर है, तो कोई बता पाएगा। सभी जानते हैं भालू प्रजाति है, 90% बच्चे जानते हैं भालू प्रजाति है, लेकिन मुख्यालय में यही घटकर संख्या आ जाएगी, 40% बच्चे ये जानते होंगे इसका मुख्यालय कहाँ है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जी हाँ इसका जो मुख्यालय है वर्ल्ड वाइड फंड का, यानी WWF कहा जाता है, और 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय गैर सरकारी संगठन है स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में, जहां पर IUCN का मुख्यालय है ना ग्लैंड में, वहीं पर दोस्तों इसका है ग्लैंड में। क्लियर, जी हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलते हैं दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भालू प्रजाति का है। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, बहुत बढ़िया, जी हाँ बिल्कुल, मैं 3 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, टेंशन मत लो, बहुत तेजी से। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है आगमन का। आगमन तो बिल्कुल नहीं लेना, आगमन हम बड़े स्तर पर पहुंचते हैं तब बात करते हैं, पहले उसमें उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम। रटने का बिल्कुल नहीं, निगमन का बिल्कुल नहीं, मनोरंजन एवं खेल संबंधी यहाँ पर छोटी कक्षाओं में उनके जरिए पढ़ाया जाता है बच्चों को, जिससे रुचि भी लें और सीख भी जाएं।
चलते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है। तो आप सभी सर जानते हो, क्या सर जानते हो, विशिष्ट से सामान्य। बहुत बढ़िया, जल्दी बताएं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्ट आप जानते हो निगमन में आता है, तो विशिष्ट से सामान्य किस में आएगा, आप कहोगे निगमन का उल्टा होता है सर, आगमन विधि में जाता है। आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरण से हम नियम की तरफ जाते हैं। अगर वैज्ञानिक विधि की बात करें तो पूछे वैज्ञानिक विधि कौन सी है, तो दोस्तों हमारी आगमन विधि है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। सभी के मैं नाम पढ़ रहा हूं नीचे, मैं देखना चाहता हूं कि लास्ट तक बच्चा कौन जुड़ा रहता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो आप सब कहोगे कि अगर हम प्राथमिक स्तर पर हम कहते हैं कि बच्चे से रटवाना नहीं है, हम कहते हैं बच्चे को स्मरण करना कोई जरूरी नहीं है, हम कहते हैं बच्चे को उसकी घर की लैंग्वेज, उसकी मातृभाषा में, उसके रहन सहन से जो सीख सकता है रुचिपूर्वक, मैं उस भाषा में उसको सिखाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है, तो हम कहेंगे स्मरण रखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, आयोग ने यही बताया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट इज राइट आंसर। 2 नहीं होगा, ठीक है ना, 2 नहीं होगा। यहाँ पर आयोग ने नहीं माना था। क्या नहीं माना था, आयोग ने नहीं माना था। मैं इसको हम प्रेस कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं प्रेस कर रहा हूँ बार बार, तो जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफी लोगों का गलत हुआ होगा। इसके केवल 3 ऑप्शन मैं दूंगा आपको, इसके केवल मैं 3 ऑप्शन दूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, परिभाषाओं पर बल देते हुए मैंने कहा रटना नहीं है, परिभाषा नहीं देना है, कुछ भी याद नहीं करवाना है, तो मुझे काट देना है। तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए। क्या भैया छोटी कक्षा में क्या उसको हम वैज्ञानिक थोड़ी ना तुरंत बना देंगे, या IAS वाईएस बना देंगे, क्लियर यार, वो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए याद रखो, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होनी चाहिए, संबद्ध होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वाला इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यानी जो घर में यार भाषा बोली जा रही है तो रुचि लेने के लिए हम उसकी भाषा में समझाएंगे। बहुत वेरी नाइस। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर शिक्षक भर्ती का प्रहार दंगल में सभी का स्वागत है। नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज नंबर 2 में चलते हैं। नेक्स्ट हम जो है पैराग्राफ पर चलते हैं, देखते हैं कि भैया अगले प्रैक्टिस सेट में कौन से नए क्वेश्चंस बनेंगे। सब्सक्राइब करना हर बहन हर भाई बिल्कुल ना भूले। अगर हम सर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्या सर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। सबसे पहले आप इतना जान लो कि अमोनिया जब यूरिया में चेंज होती है तो कहीं ना कहीं लीवर काम करता है। कहीं ना कहीं लीवर की बात आती है तो दोस्तों आप कहोगे जिगर काम करता है। और भैया जिगर भी ना जानते हो तो कहीं कहीं यकृत तो जानते होगे। तो लीवर आ जाए, जिगर आ जाए, यकृत आ जाए तो भैया वही चीज होती है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, यकृत में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है विटामिन ए कहां पर शरीर में संचित होती है, तो यकृत में ही संचित होती है। यकृत एक ऐसा शरीर का पार्ट है, लीवर एक ऐसा शरीर का पार्ट है जो पीलिया होने पर यह ग्रसित हो जाता है। पीलिया का इफेक्ट यकृत पे ही पड़ता है, लीवर का पर ही पड़ता है। और अगर मैं बता दूं आपसे कि यकृत ही एक ऐसा पार्ट है जो शरीर में जो हानिकारक तत्व पहुंच जाते हैं उनसे बचाता है। जैसे फूड से अगर कुछ खाने से अगर हानिकारक चीजें हो जाती हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो दोस्तों यकृत ही हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी धातु या धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। आप कहोगे सर चुंबक, यार बिल्कुल सिंपल सी बात है, लोहा भी होता है चुंबक से, कहीं ना कहीं उससे कम निकल भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं कोबाल्ट भी तो सर हो जाता है। तो सर आप इसमें बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सर कहोगे कोबाल्ट भी हो जाता है, निकल भी हो जाता है, तो सर ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ चला जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जी अब बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के, मैंने कहा जब भी विटामिन के की बात हो तो ये दोस्तों क्या करता है, ये रक्त का स्कंदन करने में मदद करता है, यानी रक्त का बहाव रोकने में मदद करता है। ठीक है, मैं विटामिन ई की बात करता हूँ तो दोस्तों ये बांझपन की बात करता है और बालों के लिए बात करता है, बालों के लिए, स्किन के लिए बात करता है। विटामिन सी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आप जानते हो स्कर्वी होता है, रोग होता है, बचाता है, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आपका क्या नाम होता है, रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ई का होता है टोकोफेरॉल, के का होता है रासायनिक नाम फ्यूलोक्विनिन, डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। सारी चीजों के बारे में बताऊंगा एक एक पॉइंट, जहां से क्वेश्चन भी नहीं निकलेगा। कैल्सीफेरॉल और एवं विटामिन डी, ये हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, विटामिन डी से आप जानते हो सूर्य से मिलता है, सबसे तेज मिलता है, और आप सभी जानते हो ये हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं। आपको मेरी परिभाषाएं, मेरी बोलचाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं कमेंट देख रहा हूँ, किस बच्चे को कोई डाउट है मुझे बताएं कि हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सभी बच्चे के कमेंट देख रहा हूँ, एक बहन, हर बहन कर रही है कमेंट, हर भाई कर रहे हैं, ठीक है
और जो नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसका नॉलेज यार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो ख़त्म होना चाहिए। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को देख सकते हैं। आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं काले रंग की और कहीं ना कहीं सफ़ेद रंग की बात आती है। केवल काला और केवल सफ़ेद ही देख पाते हैं, ठीक है, याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है इसको। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मरसुलीय पौधे की जड़ें मांसल होती हैं। मरसुली पौधे की जड़ें मांसल होती हैं, यहां पर इसका क्या प्रमुख कारण है? जी हाँ, देखिएगा, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें मांसल होती हैं। आप सभी जानते हो जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, उनको हम कहते हैं जीरोफाइट, ठीक है। वहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं जहाँ कहीं ना कहीं कटीली झाड़ियाँ होती हैं। अगर हम राजस्थान का एक पार्ट ले लें, जैसलमेर का पार्ट ले लें, तो दोस्तों कहीं ना कहीं कम बारिश होती है, तो हम कहें कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आपकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, हमारी तो आवाज़ ख़राब ही हो जाएगी जैसे जैसे वीडियोस बढ़ेंगी, और हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ और आपका चेहरा, यूं ही आपका जो पर्सनालिटी है वो और आपकी नौकरी रुतबे के साथ होनी चाहिए। क्लियर? बहुत बढ़िया। जी हाँ, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें मांसल होती हैं, तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों, आप सिंपल सी बात करोगे कि जड़ें मांसल होती हैं, इसका प्रमुख कारण इनमें खाद्य पदार्थों का संग्रहण होना, यानी खाद्य पदार्थों का संग्रहण होना इनके कारण जो है क्या होती हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जल्दी से बताएं कोई भी डाउट है यहाँ पर? कोई भी सर यहाँ पर डाउट है बताओ, कोई भी डाउट है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम चलते हैं कि माइक्रोमीटर के पर्टिकुलर मैटर किसके लिए अधिक हानिकारक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा हम बताएंगे। देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रो जो 2.5 माइक्रो जो है मीटर की बात होती है, पार्टिकुलर मैटर की बात होती है, तो यहां पर जो है वृद्ध और महिलाओं के लिए आता है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। यहां पर वृद्ध और महिलाओं के लिए अधिक हानिकारक होते हैं, इनके कारण उनमें श्वास संबंधी समस्याएं कैसी हो जाती हैं? श्वास संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। जी हाँ, श्वास संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, श्वास संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, बिल्कुल, वेरी नाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर सर। हाँ, एक और क्वेश्चन बताएंगे कि बायोटेक्निकल पार्क भारत में कहां पर है? तो दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में है, ये भी दिमाग में आपको रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। सीएफसी या क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन का स्रोत क्या है? आप सभी जानते हो। जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मैं अपना ध्यान दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सरोज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे रहा हूं। देखिएगा, सीएफसी की बात करता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी की अगर हम बात करते हैं तो रेफ्रिजरेटर की बात आती है, और रेफ्रिजरेटर की बात आएगी तो दोस्तों ओजोन परत को भी यहाँ पर सीएफसी नुकसान पहुंचा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन जाती है। आपको कहोगे सर स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? समताप मंडल होता है सर, समताप मंडल होता है। ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं डाप्सन से। ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, कैसे बचाती है? मैंने कहा यूवी रेज होती हैं। अगर यूवी ना लिखा हो तो अल्ट्रावायलेट तो किरणें होती हैं। आपको सर बिल्कुल होती हैं, तो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, लेकिन मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा हानिकारक कौन होती है? कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, यूवीसी होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर, जरा ध्यान दीजिएगा, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग सर्वश्रेष्ठ है? हम इस वीडियो में 3 प्रैक्टिस सेट पेपर हल कर रहे हैं। सभी बच्चों का स्वागत है, जो बच्चे अभी आए हैं, जो बहन अभी आई है, जो गृहिणी अभी आई है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा। आनंद से आप कहोगे सर कमेंट में मजा आ गया। 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ, कोई है ऐसा जो एक साथ करवा दे? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे इतने कम समय में, लिमिट समय में उतनी ज्यादा डीप नॉलेज, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा मेरे भाई। आप सभी जानते हो, आप सभी का प्यार मिलता है तभी ये हो पाता है, संभव वरना हो ही नहीं पाता। भूमिगत जल को अगर हम बेहतर लाना चाहते हैं, पुनः चक्रण में लाना चाहते हैं पारंपरिक फसलों द्वारा, ऐसा सर नहीं हो सकता। धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाए, औद्योगिकरण में तो नुकसान होता है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। याद रखना है, पाताल कोड़ अगर हम कुएं का निर्माण करेंगे तो पानी जो बचेगा पृथ्वी पर वो दोस्तों चला जाएगा, वापस रिसाइकिल हो जाएगा, हमारा चला जाएगा पृथ्वी में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर सर। यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। आपको कई बार हमने क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा ट्रिपिकल क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका ट्रिपिकल आ चुका है। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया जाता है? अब यार कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर आप अपनी ही तारीफ जो है स्वयं करते हैं कि हम ऐसा नहीं। सर पता है ना, आपके कमेंट देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ।
और आपके डिसलाइक देख के कहीं ना कहीं मैं बेहतर प्रयास करने की कोशिश करता हूँ कि डिसलाइक हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे कमी है। कोई भी बंदा होता है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, कभी भी नहीं हो पाता है। कोई ये कह दे कि मैं इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा माहिर हूँ, मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो वो उसकी बेवकूफ़ी होगी। क्लियर? याद रखना है, मृत्यु तक कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं हो पाता है। चिपको आंदोलन का जनक दोस्तों है, चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो आप जानते हो, रेडी गांव से। उत्तराखंड की बात होती है हमेशा। और इनके साथ हम 3 क्वेश्चन की व्याख्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नए क्वेश्चन होंगे। आपसे कहता है, चलो ठीक है, आपने बता दिया सर चिपको आंदोलन। क्या सर? आपने कहा सर चिपको आंदोलन आपने बता दिया, मुझे यह बता दो कि क्या है इससे नए क्वेश्चन। नए क्वेश्चन सर इससे यह है कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। जरा ध्यान दीजिएगा, 1972 में हुआ था। कहां पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और इनके साथ कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा तो थी, सुंदरलाल बहुगुणा तो थे। यहां पर अगर हम बात करते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट भी थे और गौरा देवी। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी 3 लोग आते हैं 1972 में। चिपको आंदोलन रेडी गांव से, उत्तराखंड से। जी हां, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं सही। और पर्यावरण को वनों से काटने के लिए, रोकने के लिए। फुकुशिमा परमाणु आपदा किस देश में घटित हुई थी? आप सभी जानते हैं सर, किस में हुई थी? आप कहोगे सर जापान में हुई थी। मैं कहूँगा सर जापान में तो हुई थी, लेकिन मुझे बताओ सर डेट क्या है? तो मैं कहूँगा 11 मार्च थी। और मैं कहूँगा टाइम क्या था, वो डेट सन क्या था? 2011 को हुआ था। जापान में हुआ था, सुनामी आई थी। इससे क्या हुआ था? परमाणु संयंत्र क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा मंडराने लगा था। क्या हुआ था? रेडियो एक्टिव रिसाव का खतरा। जी हाँ, जापान में 2011 में समय था, यानी डेट थी 11 मार्च। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ईवीएस संक्षेपण का अर्थ क्या है? ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सभी के कमेंट बहुत तेजी से आ रहे हैं, यूं ही मुस्कुराते रहिएगा मेरे भाई। सर बात करेंगे यहाँ पर पूरे 3 हमने लिए हैं टॉपिक, यानी 3 हम जो है प्रैक्टिस सेट एक साथ कर रहे हैं, और 3 से 4 हम प्रैक्टिस सेट और लाएंगे। तो बताओ यार कहाँ से जाएगा? कोई भी क्वेश्चन किताब का खत्म ही, यानी हर चीज हो जाएगी कवर आपकी। ईवीएस संक्षेपण आप जानते हो, ईवीएस एनवायरमेंट, क्लियर, एनवायरमेंट, ईवीएस एनवायरमेंट हो जाएगा। और आप कहोगे सर सोशल स्टडीज हो जाएगा क्या? एनवायरमेंटल स्टडीज होता है दोस्तों। क्या होता है सर? एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, यानी पर्यावरणीय अध्ययन, ना कि पर्यावरण अध्ययन। क्या बोलते हैं? पर्यावरणीय अध्ययन। तो हमारा 4th के साथ चला जाएगा, एनवायरमेंटल क्या हो जाएगा? स्टडीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर 4th हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब तो भैया याद कर लेना इस क्वेश्चन को, अब नहीं गलत करना, क्योंकि एनवायरमेंट का जब पेपर आता है तो एनवायरमेंट का पूरा नाम नहीं जानोगे क्या? ठीक है ना? आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, इस क्वेश्चन को सही तरीके से आप याद रखना है। एनवायरमेंटल स्टडीज, ऑप्शन नंबर 4। हिरण, चीता, भालू, फीता क्रमिक क्या है? क्रमशः क्या है? आपसे निवेदन है। बी नहीं होगा मेरे भाई, मतलब मानोगे नहीं आप सब है। मैं मना कर रहा हूं कि एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, पर्यावरणीय जो है अध्ययन होता है। अगर हम बात करें हिरण, आप सभी जानते हो कि हिरण कभी भी मांसाहारी नहीं होता है। तो मुझे यार ये बताओ, क्या हिरण को हम कह सकते हैं, क्या हिरण को हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आप कहोगे क्या कह सकते हैं? जल्दी से बताओ, ये बताओ हिरण क्या होता है मांसाहारी? आप बताओ। हिरण एक शाकाहारी है। तो यार जब हिरण एक शाकाहारी है तो मुझे ये बताओ पहले नंबर पे कोई शाकाहारी है? तो मुझे जब शाकाहारी 3 में नहीं मिला तो मुझे आगे क्वेश्चन भी नहीं करना है। मुझे चीता से क्या मतलब है, भालू को नहीं देखना है। जी हाँ साहब, नहीं देखना है मुझे। फर्स्ट ऑप्शन आपका लगा देना है। अब हमें देख लेना है कि हिरण तो चलो ठीक है शाकाहारी, आंसर मिल गया, लेकिन चीता हमें देखना है, मांसाहारी बिल्कुल सही है। भालू क्या है? सर्वाहारी, बिल्कुल सही है। और फीताक्रमी ये परजीवी है। क्या है सर? परजीवी होता है। यह मनुष्य की आंत में पाया जाता है। किसमें? ये फीताक्रमी जो होता है ना, ये आंत्र में पाया जाता है, मनुष्य की आंत्र में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे। और 5000 तो इतना तो तजुर्बा है ही हमें, और इतना आप तो बेहतर है ही पढ़ने में, नंबर 1 है आप। इसको मैंने यहाँ पर पेन से किया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों 5000 तो लाइव पहुँचा दीजिएगा, और हर बच्चा सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को। आप सभी के लिए बेहतर प्रयास है, स्वर्णिम भविष्य के लिए। कभी भी ज़िंदगी में कोई भी यहाँ पर पैड क्लासेस नहीं चलेंगी। आज लिख लेना है, बच्चे ने काफ़ी ने कहा है कि पैड क्लासेस सर चलाओगे क्या? आप भी कभी कभी हो जाओगे। मैंने कहा सर अभी तक तो नहीं है, और ज़िंदगी में अगर हो भी जाऊं तो मुझे आप जो कहना मुझे वो सज़ा दे देना। लाइफ की बात कर रहा हूं, ना तुम जा रहे हो कहीं ना हम जा रहे हैं। मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागता हूँ, और सभी आज नंबर 1 इसी वजह से है कि आप सभी जानते हो। भारत की जलवायु परिवर्तन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPP
NAPCC। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, 2008 हो जाएगा। याद रखना है 2008 हो जाएगा। यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कारणों के लिए यहाँ पर जो है एक निवारण उपायों का वर्णन किया गया था। राष्ट्रीय क्रिया योजना वर्ष की बात होती है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा 2008 में। बहुत बढ़िया। परितंत्र, 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन का जवाब चाहिए हमें। 7वें का जवाब चाहिए, 8वें का जवाब चाहिए। 7वें का जवाब चाहिए, 8वें का जवाब चाहिए। हो लाइक डिसलाइक से मतलब नहीं मेरे को है एग्जाम क्लियर करना। परिवर्तन जो है परितंत्र की परिभाषा, आप सर सिंपल सा कहोगे परितंत्र आपका किसने दिया था, आप कहोगे सर किसने दिया था, टॉन्सले ने दिया था, 1935 में दिया था। तो टॉन्सले है कहीं पर, बिल्कुल है। और कब दिया था, 1935 में, 1935 में दिया था। परितंत्र अगर आ जाए तो टॉन्सले ने, यानी अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो हम 1935 में AG टॉन्सले ने दिया था। और अगर मैं यहाँ पर कह देता कि एक इकोलॉजी सिस्टम की बात करें तो सर आप कहते कब, तब आप क्या कहते, तब आप कहते सर क्या, तब आप कहते सर 1869 में दिया था। जी हाँ, अर्नेस्ट हैकल ने की बात आती। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं DDT का निर्माण क्या है, DDT क्या है, हाँ अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों आप समझ रहे हो ना, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत निकलती हैं, फ्लो में कभी कभी कोई क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे। पिछली वीडियो में एक आधे क्वेश्चन भी मैंने, ओजोन दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो आप सिंपल सी बात कहोगे कि ओजोन दिवस हमारा जो होता है कहीं ना कहीं समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को हम मनाते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हमने बनाया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम DDT का निर्माण क्या है, DDT क्या है, हाँ अर्नेस्ट हैकल। दोस्तों आप समझ रहे हो ना, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत निकलती हैं, फ्लो में कभी कभी कोई क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, उसके लिए भी माफ़ी चाहेंगे। पिछली वीडियो में एक आधे क्वेश्चन भी मैंने टिक करे गलत भी, ठीक है ना, एक ही आधा हुआ है गलत, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि फ्लो में हमारा क्या होता है ना, हम फ्लो में जब बोलते हैं तो मैं चारों ऑप्शंस के बारे में डिटेल करने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे को पूरा क्लियर हो जाए। DDT क्या है दोस्तों, आप DDT आप जानते हो कहीं ना कहीं खेतों में डाली जाती थी, लेकिन आपको जो आंसर लगाना है वो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। क्या हो जाएगा, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। आप सभी जानते हो कि जो DDT है इसका फुल फॉर्म क्या है कि डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या है, डाइफेनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन होता है DDT, और अजैव निम्नीकरण प्रदूषण है। इसको क्या, इसका प्रयोग मच्छर के मारने में किया जाता है, ठीक है। कृषि के उपयोग में भी होने लगा और भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी फिलहाल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकीय तंत्र एवं क्या होता है, पारिस्थितिकीय तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों की जीवन क्षमता या फिर जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा स्वस्थाने या फिर इंस्टीट्यूट। क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको 3 ही ऑप्शन दिए थे, हमें इसी में ऑप्शन बताना था, 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि उनके जीवन क्षमता यानी जनसंख्या का रखरखाव स्वस्थानीय के संरक्षण में कहलाता है। यानी इसमें जैव मंडल, रिजर्व तथा राष्ट्रीय पार्क आते हैं। यानी पर स्थानीय में क्या आता है, जीव और वनस्पति आते हैं। पर स्थानीय में जीव और वनस्पति आते हैं, स्वस्थानीय में क्या आता है, क्या आता है, जी हाँ यही आता है जो अभी हमने बताया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कई बार मैंने क्वेश्चन कराया है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद की तरफ यात्रा कर रहा है, केरल की तरफ यात्रा कर रहा है, अहमदाबाद से केरल की तरफ यात्रा कर रहा है, तो उनमें बहुत सारी सुरंगें पड़ती हैं। और उनमें सुरंगें तो चलो ठीक है मैं पड़ती हैं, लेकिन ये बता दो कि उनमें सुरंगें पड़ती हैं, सुरंगें कौन सी होंगी। आप कहोगे सर ये पश्चिमी घाट होंगी, आप कहोगे सर पश्चिमी घाट होंगी। अब पश्चिमी घाट कैसे होंगी, तो ये भी बता दो, इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जैसी पड़ती हैं क्या, नहीं। ये भारत का अगर मैं थोड़ा सा मैप की बात करते हैं नीचे वाले पोर्शन की, तो दोस्तों नीचे वाले पोर्शन में क्या है कि अहमदाबाद अगर गुजरात यहाँ पर है तो केरल दोस्तों यहाँ पर होगा। केरल में अगर मुझे जाना है तो कहीं ना कहीं ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर अगर हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो दोस्तों पश्चिमी घाट हो गया, सिंपल सी बात है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो दोस्तों आप सिंपल सा कहोगे कौन सा है, आप सर सिंपल से कहोगे कौन सा हो जाएगा। देखिएगा
भारत में किस प्रकार के वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? जी हाँ, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती जो वन है उनका सबसे ज़्यादा हमारा क्षेत्रफल है। इन वनों में आम, महुआ, शीशम आदि जो वृक्ष होते हैं ये सभी इन्हीं में आते हैं। ये क्या करते हैं, ये वन वर्ष में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। ये क्या करते हैं, शीशम होता है, आम होता है, महुआ होता है, ये सभी वृक्ष होते हैं, बहुत सारे वृक्ष होते हैं। ये वर्ष में एक बार पत्ती गिराते हैं। सबसे ज़्यादा फर्स्ट ऑप्शन वाला वृक्ष होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, बताएं। अगर हम बात करें सर दक्षिणी गोलार्ध की, तो सबसे बड़ा दिन जो हो जाएगा दोस्तों हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 22 दिसंबर। क्या आप कहोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा। यानी 22 दिसंबर का होता है। ऑप्शन नंबर हमारा चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ठीक है, 4 के साथ चला जाएगा। इसमें सूर्य क्या करता है, इसमें जो सूर्य होता है यहाँ पर नीचे हमारी 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होती है ये वाली, इस पर सूर्य लंबवत चमकता है। तो 22 दिसंबर को भैया दक्षिणी गोलार्ध यही तो है, नॉर्थ पोल। जब सूर्य जिस पर लंबवत चमकेगा तो हमारा वहीं पर बड़ा दिन होगा, और जिस पर नहीं चमकेगा तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इस टाइम छोटा दिन हो रहा है। और हम भारत के लोग इस टाइम कहाँ पर है? हम भारत के लोग हैं मकर रेखा, वो कर्क रेखा पर। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्य उसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मेला है जो राज्य से सुमेलित नहीं है? हमारा राइट आंसर बताना है। हमारा राइट आंसर बताना है कि कौन सा ऐसा मेला है जो आपके राज्य से संबंधित नहीं है। अंबाजी मेला क्या गुजरात से है? माघ मेला क्या उत्तर प्रदेश से है? मैं कह सकता हूँ बिल्कुल है उत्तर प्रदेश से। नैना देवी मेला क्या असम से है? बड़ेश्वर मेला या राजस्थान से? मुझे बताएं। हर बच्चा हर जो है डिस्ट्रिक्ट का जुड़ा हुआ है, हर बच्चा हर राज्य का जुड़ा हुआ है इसमें। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखिएगा नैना देवी मेला जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है पूछा था, तो असम में नहीं होगा। अब आप कहोगे सर असम में नहीं है तो कहाँ पर है, मुझे बताओ। नहीं बताओगे तो मैं चला जाऊँगा। अब यहाँ पर सुन लो, असम में ना होकर ये कहाँ पर है? ये HP में लगता है। अब HP ये पेट्रोलियम वाला नहीं, ठीक है ना, ये हिमाचल प्रदेश वाला। ना कि कहाँ पर लगता है, असम में ना लगकर हिमाचल प्रदेश में लगता है, हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, और जबकि अंबाजी मेला जो है, अंबाजी मेला कहाँ पर लगता है? गुजरात में। अंबाजी निकल गया मुझसे मेरे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में माघ मेला लगता है, कुंभ की बात आती है और माघ की भी बात आती है। बटेश्वर मेला आपके उत्तर प्रदेश में भी, आगरा में भी लगता है। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्या, जी हाँ, जी हाँ, राजस्थान वाला भी गलत है क्या? बड़ेश्वर मेला, बड़ेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। सही है, बड़ेश्वर मेला राजस्थान में लगता है। लेकिन अगर हम बटेश्वर की बात करें सर, बटेश्वर मेला जो है यूपी में लगता है, यूपी में लगता है, आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। कोई बच्चा है आगरा का? नीचे कमेंट करें। बटेश्वर मेला आगरा में, जबकि बड़ेश्वर मेला राजस्थान में। बहुत बढ़िया। अलबरूनी कहाँ से भैया है? अलबरूनी, पुष्कर मेला राजस्थान से है। बहुत बढ़िया, पुष्कर मेला राजस्थान में ही है। हंस लेते हो यार, है ना। देखिएगा अगर मैं बात करता हूँ, मैं चंद्रमा से हूँ। कह रहे सर आप कहाँ से हो? अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका जो है जिस देश से आया उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, चलो ठीक है, मैं जानता हूँ उज्बेकिस्तान है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया। अब ये आया कहाँ था? वह महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। और इसकी एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है, अलबरूनी की एक पुस्तक बहुत पूछी जाती है। कहता है, ये बता दीजिएगा कि तारीख ए हिंद, यानी कहता है कि तारीख ए और हिंद, हिंद ये पुस्तक किसने लिखी? तो तारीख ए हिंद हमारी अलबरूनी साहब ने लिखी है। ये मोहम्मद किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनबी के साथ आया था भारत में। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अगर यहाँ पर लिखा होता है लोकसभा के द्वारा तो वो हमारा हो जाता कितना? 2 की बात आती। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को अगर हम करते हैं तो लोकसभा में करते हैं और जो है राज्यसभा में करते हैं, जरा कमेंट करिएगा। राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है। इसका जो है आपका क्या होता है? उपराष्ट्रपति मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। स्पीकर, लोकसभा की बात आती है तब होता है। स्पीकर का कोई भी निर्वाचन नहीं करता है, याद रखना है, कोई भी निर्वाचित नहीं उसे करता है, कोई भी वहां पर जो है शपथ नहीं दिलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए अगर मैं बात करता हूं, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ वस्तुएं बनाने को कहता है। शिक्षक की शैक्षिक अभिप्राय नहीं है।
यहाँ पर शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी 3 तो आपके सकारात्मक हैं, 1 आपको नकारात्मक वाला आंसर देना है। क्यों वो ऐसा कहता है? आप जाएंगे और आप अगर किसी विद्यालय में शिक्षिका बन के जाती हैं या शिक्षक बन के जाते हैं, तो फिर अगर आप कहेंगे कि भैया रद्दी सामग्री से आप कुछ उपयोगी वस्तु बना लीजिएगा, तो आपसे कहेंगे कौन सी आप जो है मुख्य बिंदु पर चर्चा नहीं करेंगे, क्या आपका शैक्षिक अभिप्राय नहीं है? कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा से श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या बच्चों को पुनः चक्रण पुनः प्रयोग के रूपांतरण को समझाना। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि नहीं है जो वर्ड है, तो दोस्तों आप सिंपल सा है, आप सिंपल सा कह सकते हो। किसको कह सकते हो बताओ? जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो दोस्तों आप अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। श्रेष्ठ विद्यार्थियों का निर्णय नहीं करता है सर। यहाँ पर हमने कहा बच्चे को अलग नहीं करना है सर, बच्चे को अलग नहीं करना है, सभी बच्चे उसके लिए समान होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को अलग करो। आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 क्वेश्चन के आंसर जल्दी से कमेंट करो फटाफट, कोई भी टाइम नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, फटाफट मैं देख रहा हूँ कमेंट। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? क्या उसकी सेवा है, वेतन है, गर्व है, छात्रों का विश्वास? यार वेतन, सेवा, आप वेतन को नहीं मार सकते, गर्व की बात नहीं मान सकते। हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर 4। आप सर सेवा को थोड़ी ना मारोगे सर, छात्रों का विश्वास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है? एक, अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ है उसको हम चाहे जितनी बार जो है हम ट्राई कर लें, चाहे जितनी बार हम सर ट्राई कर लें, वो बिल्कुल सही निकलती है, यानी बिल्कुल अगर सही है, एक्यूरेट निकलती है, ना इधर ना उधर, तो वो क्या है? वो दोस्तों होता है हमारा सिद्धांत, होता है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल कभी भी आपका गलत नहीं निकलेगा। और बच्चे कहेंगे सर कानून होता है, अरे सर कानून नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, हम यहाँ पर अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने विद्यालय में हम पढ़ाने से संबंधित बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, कार्य की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये नकारात्मक है। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, जी हाँ ये सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है, लेकिन क्या ये भी है? व्याख्यान एवं श्रुतलेख, व्याख्यान नकारात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं श्रुतलेख भी हमारा नकारात्मक में आ जाता है, लेकिन विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना की अगर बात आती है तो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी नाइस। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यहाँ पर विचार गोष्ठी हो जाएगी एवं कार्य योजना से क्षेत्र की सबसे अधिक उपयुक्त विधि है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुधारने में सहायता व प्रोत्साहन मिलता है। क्या? शिक्षा का स्तर सुधारने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं सर। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि आप देखते हैं आपका IQ लेवल कितना अच्छा है। आज इस वीडियो में 3 पूरे प्रैक्टिस सेट फटाफट खत्म करने वाले हैं और 2 खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्या सर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहूँ ये बहुत सस्ता साधन है, नहीं सर, ये आसानी से उपलब्ध होने वाला, आसानी से क्या बात है? नहीं सर, उसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, कंडीशन की बात आ रही सर नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और अब हम चलते हैं दंगल नेक्स्ट प्रहार पर। तीसरा प्रैक्टिस सेट आपके सामने आने वाला है, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। 10 मिनट 5 मिनट में जो भी खत्म होने वाला है, बड़े रहिए हमारे साथ। मज़ा आ रहा है या नहीं है? मज़ा आ रहा है? एक बार स्वैग करेंगे, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? धुआं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सभी के दिमाग में रखना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का निचोड़ ही है सारा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। शिक्षक भर्ती दंगल में आप सभी का नेक्स्ट प्रहार आपके सामने है। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपसे ही हम है। पहला क्वेश्चन है कि बिहू भारत के किस राज्य का? सिंपल सा चिंदी सा क्वेश्चन। आप कहोगे सर आपने इतना पढ़ाया और ये पूछ रहे हो? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। डी कौन लगा रहा है? इसको पकड़ के लाओ। बात करते हैं सर, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये है दोस्तों आपका असम का। जी हाँ सर, मैं असम की ही बात कर रहा हूँ। सर ये कहाँ का है? सर आपका असम का हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बताओ कोई दिक्कत है? जी हाँ, चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा, हाँ, बिहू बिल्कुल कहाँ का हो जाएगा सर? असम का हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है कि कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए आया था। सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेहतरीन यहाँ पर जो है स्टडी प्लान के लिए चाहेंगे लास्ट टाइम सिलेक्शन आपका बिल्कुल मिल ही जाए।
जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कह रहा है कौन सा यात्री नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा की जब भी बात होती है तो दोस्तों आप सभी ने सुना है कि हमारा नालंदा के लिए कौन आया था, तो नालंदा के लिए भैया मेरे, नालंदा के लिए हुएनसांग आया था। हुएनसांग आया था या जो है चीनी आया था, फाइयान आया था, जल्दी से कमेंट करेंगे। हुएनसांग आया था, ऑप्शन नंबर जो है 3 के साथ चला जाएगा। हुएनसांग आया था, चीनी यात्री था, नालंदा विश्वविद्यालय में 629 ईसा पूर्व में आया था और उसने नालंदा के साथ क्या हर्षवर्धन के जो है हर्षवर्धन के साथ भी वहां पर रहा, शिलादित्य के नाम से जो है उसको संबोधित किया, हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। किस राज्य के विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं? क्योंकि वहां विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस राज्य में विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्य उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों आप सिंपल सा कहोगे कि आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश में है। आप कहोगे उत्तर प्रदेश में, चलो ठीक है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में है, तो 403 + 1 यहाँ पर जो है विधायकों की, यहाँ पर अगर हम बात आती है 100 जो है यहाँ पर विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो बच्चे अन्य हैं उनके लिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उनके लिए अन्य क्वेश्चन के लिए ये मैं दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। सुमेलित करना है आपको, क्या सर? सुमेलित करना है। कैसे सुमेलित करना है? अब आप जानो कैसे सुमेलित करना है। एक तरफ बुंदेलखंड है, एक तरफ झूम है, एक तरफ है मलेशिया, एक है रोका, एक है ब्राज़ील, एक है बेवार, एक है उत्तर पूर्व भारत और एक है लादांग। क्या मतलब है कि यानी इन जगहों पर इन खेती को क्या क्या कहा जाता है? खेती एक ही है, लेकिन जैसे जैसे स्थान बदला खेती का नाम चेंज हो गया। जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती कहते हैं, क्या कहते हैं सर? बिल्कुल कहते हैं। तो उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती कहते हैं, तो हम कहेंगे डी के साथ पहला आंसर चला जाएगा, डी के साथ पहला चला जाएगा। अब मैं ये कहता हूं कि ब्राजील में क्या कहते हैं सर? ब्राजील में कहते हैं हम रोका, इसको लिख लेना रोका, या फिर मैं जो अभी मिला रहा हूं इसको हम स्क्रीनशॉट में ले लेंगे। क्या सर? स्क्रीनशॉट में ले लेंगे, ठीक है ना? जी हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? रोका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम मलेशिया की बात करते हैं तो दोस्तों मलेशिया किससे हो जाएगा? मलेशिया हमारा लादांग से हो जाएगा। मलेशिया में यहाँ पर लादांग जो है झूम खेती की बात होती है, अपने यहाँ झूम की बात होती है, मलेशिया में लादांग कहा जाता है। बुंदेलखंड एक ही बचा है, तो बुंदेलखंड में क्या होता है? बेबार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा आप कहोगे सर, क्या हो जाएगा? जी हाँ, तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा में क्या है? ए के साथ 3 चला गया। मैंने कहा ए के साथ क्या हो गया? 3 चला गया। आप कहोगे सर ए के साथ 3 गया क्या? बिल्कुल सर गया है, बेबार चला गया। बी के साथ आईवी चला गया, बी के साथ सर चला गया, बिल्कुल गया है। लदांग गया है, सी के साथ 2 चला गया, ब्राजील के साथ रोका चला गया और भारत के साथ झूम चला गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई है? मैं ये कहता हूं कि 0 डिग्री पर क्या है? 0 डिग्री पर आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या फिर आप कह सकते हो आसानी से क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? इक्वेटर कह सकते हो। इसके ऊपर 23.5 डिग्री आपको बार बार मैंने बताया है नॉर्थ कहेंगे, और इसके नीचे 23.5 डिग्री इसको क्या कहें? बार बार बताया है साउथ कहेंगे। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये कहेंगे कर्क रेखा, इसको कहेंगे कर्क रेखा, इसको कहेंगे मकर रेखा। ठीक है। देशांतर की बात करते हैं तो दोस्तों हम कहते हैं 180 डिग्री यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाता है। हमेशा एक क्वेश्चन टेट एग्जाम में आता है, कभी कर्क पूछ लेता है, कभी विषुवत पूछ लेता है, कभी इनका डिग्री पूछ लेता है। तो बस याद रखना 180 डिग्री में अंतर्राष्ट्रीय है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है आपका क्या? कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री साउथ में आपका क्या है? आपका मकर रेखा है, और 0 डिग्री बीच वाला है विषुवत रेखा। तो सारी चीजें बता दी हैं आपको। 4 क्वेश्चन कहां से पूछ लेगा मेरे भाई? चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दिन रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन रात होने का प्रमुख कारण दोस्तों है आपका क्या है सर? जी हाँ, सूर्य का अपनी पृथ्वी पर घूमना बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना बिल्कुल नहीं है। जब बिल्कुल नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा सर बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। यानी मैं कह सकता हूं कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं। एक तो वो लट्टू की तरह अपनी गति पर घूम रही है, अपनी ही धुरी पर घूम रही है, और एक लट्टू की तरह जो है घूम भी रही है। यानी अगर मैं कह सकता हूं कि एक तो अपनी तरफ भी घूम रही है, और एक क्या कर रही है? सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है, अपने आप भी घूम रही है। ठीक है ना? जो अपने आप के वो घूम रही है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है? रात दिन होते हैं। और जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, उससे क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होती है। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ऋतु परिवर्तन अगर पूछे तो हम कहेंगे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है अगर पृथ्वी, तो हमारा ऋतु परिवर्तन होता है।
अगर मैं कहूं कि पृथ्वी में दिन रात कैसे होते हैं, तो अपनी धुरी पर जो घूमती है बहुत तेजी से, तभी हमारा कहते हैं दिन हो गया, तभी मैं कहता हूं रात हो गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3। बताइए बिल्कुल क्लियर हुआ? बिल्कुल सर क्लियर हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मानव पर्यावरण संबंध एक कैसा है? ऋणात्मक है। बिल्कुल नहीं हो सकता ऋणात्मक। जब ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो ये सभी भी नहीं होगा। अब मैं ये सभी नहीं होगा तो संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक तो भैया आता ही नहीं है, इसलिए धनात्मक होता है, हमेशा प्लस में जाता है। ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। वेरी नाइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरो उत्सर्जन के बारे में बताया था कि हरित डीजल होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और यह एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के लिए पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा अंतर्गत आच्छादित है? बताओ। जितनी जानकारी मेरे को होगी मैं तुम्हें दूंगा, मुझे होगी मैं तुम्हें दूंगा, और नहीं भी होगी ना खोज के दूंगा, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर? याद रखना। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सर, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सर सिंपल सा कहोगे, क्या हो जाएगा? सिंपल सा सर आप कहोगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल आप, जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिएगा आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO कहते हैं। हाइड्रोकार्बन आप जानते हो, नाइट्रस ऑक्साइड आप खूब जानते हो, N2O की बात होती है दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कौन सा जो है वायु प्रदूषण का मानक है? कौन सा वायु प्रदूषण का मानक है? तो आप सभी कहोगे वायु प्रदूषण हमारा लाइकेन से संबंधित है। लाइकेन अगर वायु में प्रदूषित है, लाइकेन हमको सूचित करता है। अगर हम ग्रीन मफलर की बात करते हैं तो दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं। अगर हम आर्सेनिक की बात करते हैं तो जल प्रदूषण की बात करते हैं। ठीक है, याद रखना है, आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है, आर्सेनिक से हमारा त्वचा रोग होता है, और लाइकेन हमारा वायु प्रदूषण का सूचक है। जीवाणु की बात होती है यहाँ पर, इसके बारे में भी बात करते हैं। जीवाणु हम जानते हैं कि टाइफाइड भी होता है, ठीक है ना, टाइफाइड हमारा जीवाणु होता है। हैजा की बात आती है, इसी के हिसाब से जो है कुकुर खांसी भी होता है हमारा जीवाणु से ही। ठीक है, सिफिलिस होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है। इसका खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भारत में ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने रखे हुए हैं, ध्यान देना। थोड़ा सा गला दर्द करने लगा यार, कोई बात नहीं, वीडियो खत्म ही होने वाली है ना, मैं रिलीव कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से आ जाएगी आपके, रात में भी वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेने का। एग्जाम है तो मैं चिल्लाऊंगा, आपको बस सुनना है। भारत में आपदा के निवारण के लिए, संबंधित आपदा प्रबंधन के लिए दोस्तों आप सभी जानते हो क्या सर? आप सभी जानते हो, जी हाँ, वेरी नाइस सर। तो आप कहोगे सर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा? बताओ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2005। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2005 में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो दोस्तों रेगिस्तान में जीरोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जी हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? जीरोफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं सर। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो दोस्तों सर्वाधिक अगर अम्लीय वर्षा की बात करते हैं दोस्तों, एसिड रेन की बात करते हैं। भारत में अगर हम एसिड रेन की बात करते हैं, अगर हम आगरा की बात करते हैं तो दोस्तों सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसिड रेन की, तो नॉर्वे में सबसे ज़्यादा होती है। नॉर्वे में, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, नॉर्वे में रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि पारिस्थितिकी विज्ञान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है, दूसरा डबल स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। कह रहा है कि पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अगर मैं ये कहूँ कि पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप कहोगे सर क्या इलाहाबाद में है? मैं कहूँगा सर इलाहाबाद में तो नहीं, बिल्कुल, मैं कहूँगा सर बेंगलुरु में। क्या सर? मैं कहूँगा सर बेंगलुरु में है। जी हाँ, मैं कहूँगा सर बेंगलुरु में है। जी हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं ऊपर ले चलता हूं आपको। जीरोफाइट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी हाँ बिल्कुल, अगर मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या बेंगलुरु हो जाएगा? बताओ। जी हाँ, आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बेंगलुरु हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं ले जाना चाहता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट। आपने सभी ने सुना होगा जीरोफाइट होते हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी को भी जान लीजिएगा। यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा, मैं चारों क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को डिटेल में नहीं बता पाया। देखो ये तो बता दिया मैंने, जीरोफाइट होता है, ये आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है कि ये बता दीजिएगा मुझे कि ये बता दो कि जो पानी में पौधे उगते हैं उनको क्या कहते हैं। मैंने कहा रेगिस्तान में पैदा होने वाले, आंसर हमारा हो गया तीसरा। जो पानी में उगता है दोस्तों उनको कहते हैं हम हाइड्रोफाइट्स। ये मेसोफाइट क्या है दोस्तों? मेसोफाइट आप सभी जानते हो, मेसोफाइट कहलाता है क्या? कहलाता है क्या? कहलाता है, जी हाँ बताओ।
जी हाँ, खेती योग्य जो ज़मीन होती है दोस्तों, खेती वाली ज़मीन, वो होती है मीसोफाइट। अब ये इपीफाइट्स और बच्चा है, इपीफाइट्स। तो इपीफाइट्स आप बताओ क्या होगा। इपीफाइट्स जल्दी से ढूंढ के आपको बताना है इपीफाइट्स, इसलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ूंगा और इपीफाइट्स जो है आप गूगल करके फटाफट बताइएगा। पारिस्थितिकी आपको बताया मैंने, बेंगलुरु में होता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार, यहाँ पर क्या होगा। अगर सबसे बड़ा पुरस्कार अगर हम बात करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, निम्न में से, बड़ा की बात नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर तो वृक्ष मित्र होता है। क्लियर, वृक्ष मित्र होता है, तो याद रखना है वृक्ष मित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। हमसे कह रहा है कौन सा सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा कंसंट्रेशन के हिसाब से देखना, कंसंट्रेशन से देख लीजिएगा। कहता है कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आपका आंसर आना चाहिए 18। आपका आंसर आना चाहिए 18 है, जिसमें कौन कौन से हैं, नीलगिरी है, मन्नार की खाड़ी है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, सिंपलीपाल आदि है, ठीक है ना। इसमें क्या है, काजीरंगा जो है शामिल नहीं है, ये सभी है, बाद बाकी सभी हैं। और काजीरंगा में आप जानते हो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, आपको सभी को पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। आप सभी से निवेदन है, आप हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी से निवेदन है, सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये पूर्ण विश्वास है। आप शिक्षक हैं, बच्चों से कहा जाता है ये चीज़ें, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि एक बार लाइक का बटन प्रेस जरूर कर दें। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि गुरुजी पर आपको लाइव क्लास की सारी डिटेल मिल जाती है। गुरुजी आपको लिखना है टेलीग्राम पर, ठीक है ना, पहले ही मैं दे देता हूँ आधा घंटा पहले, गुरुजी और WORLD अपना लोगो जरूर देखें। गुरुजी वर्ल्ड में हर बहन जुड़ी है, हर भाई जुड़ा, हजारों की संख्या में। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जीव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कहता है प्राकृतिक पर्यावरण का या फिर के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो यहाँ पर जीव आते हैं, आप सभी जानते हो, भू आकृतिक कारक आते हैं, आप सभी जानते हो, जलवायु कारक बिल्कुल आते हैं। तो आंसर क्या दिक्कत है इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए हमारा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी जानते हो मलेरिया की अगर मैं बात करता हूँ, आंसर तब तक करिएगा इस क्वेश्चन का। मलेरिया की अगर हम बात करते हैं सर, जी हाँ, मलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हो कि ये प्रोटोजोआ से होता है। और सर अगर मैं बात करता हूँ डेंगू की, मैं अगर बात करता हूँ तो दोस्तों आप सभी जानते हो विषाणु से होता है ये, ठीक है। और ये होते सारे मच्छर से ही हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर की बात करूँ, इन सभी को मैं पकड़ के लाने वाला हूँ, और मैं बताऊँगा। मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करने लगा तो मैं डी मार दूंगा क्या आंसर, मैं डी मार दूंगा यार, मतलब हद हो गई है ना, डी मार दूंगा क्या मैं मारूंगा सर फर्स्ट ऑप्शन। मैं क्यों मारूंगा, मैं फर्स्ट ऑप्शन मारूंगा कि मच्छर से डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया। ये मियादी बुखार थोड़ी ना मलेरिया से फैलता है यार, मेरे मच्छर से फैलता है। मच्छर से क्या हैजा फैलता है, हैजा तो पानी से फैलता है, इसमें भी हैजा है, ये भी पानी से फैलता है। ये मियादी बुखार तो मच्छर से तो नहीं फैलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इतना ध्यान रखा करो मेरे भाई, हम कुछ और डिस्क्राइब कर रहे हैं लेकिन तुम हमारे ऊपर चलोगे क्या। मैं गिरूंगा अगर जो है कुआं में, तुम भी गिरोगे क्या। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, मैंने आपको कल बताया था, ये पक्षी हो सकता है। हमने कहा था अगर आपको कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाए तो दोस्तों वो हो जाता है फख्ता। लेकिन अगर मैं कह दूं क्या कि अगर सबसे ऊंची डाल पर बनाता है तो दोस्तों वो हो जाता है कौवा। कौवा के घोंसले में तार पाए जाते हैं और सबसे ऊंचे पर बनाता है कौवा, अपने लिए न बनाकर कोयल के लिए भी बनाता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से घाव जो रक्त होता है वो बहना नहीं रुकता है। अगर कमी है शरीर में ऐसी विटामिन की तो ब्लड आपका, चोट थोड़ी सी लग जाए चाहे कुछ भी लग जाए, वो बहता ही रहेगा, बंद नहीं होगा। अमूमन हम लोगों के ब्लड जो होता है वो बहना रुक जाता है, लेकिन अगर कमी है उस विटामिन की, आप सभी जानते हो सर विटामिन की जो कमी होती है, विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो वो के हो जाएगा। के को हम कहते हैं फिलोक्विनिन। क्या होता है सर, के को हम कहते हैं फिलोक्विनिन। और साथ ही साथ आप सभी जानते हो कि विटामिन के, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विटामिन की 1911 में खोज करी थी फंक ने खोज करी थी। ABCD के बारे में बताया था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये B और C जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, और ADEK आपका है बसा में घुलनशील। तो आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। विटामिन B थायमीन, विटामिन A रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, C। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर,
सबसे ऊंचे पेड़ पर चिली घोंसला बनाता है, रीना यादव। अरे क्या बात कर रहे हो, कौवा बनाता है, याद रखना है, ठीक है ना। ये भी नहीं पता क्या? जी हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं बफरिंग आपके में हो रही है, मेरा बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि हम भी आपको दूसरी डिवाइस पे देख रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है दोस्तों पराग कणों में होता है। क्या सर? पराग कणों में होता है। ये आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए और आपने खूब अपने VTC एग्जाम्स में, BEd एग्जाम्स के सेमेस्टर में पढ़ा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरा जाता है। सभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और गलत नहीं करेंगे। 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लास्ट तक सब्र बनाए रखिए। अगर मैं चिल्ला सकता हूं तो आप दोस्तों यहां पर रखते रहिएगा, है ना। सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? ऐसा उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। अचार क्या स्वादिष्ट बन जाएगा अगर हम उसमें सुखा देंगे? ऐसा तो सर नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 तो कट गया। अब हमारा तापमान वृद्धि हो सकता है क्या? क्या सुखाने से तापमान वृद्धि हो सकता है? थोड़ी देर के लिए तो कह सकते हैं हो सकता है, लेकिन क्या हमेशा के लिए? नहीं हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा। तो 2 और 3 बचा है। तो आप सभी जानते हो सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे अचार की उपस्थिति में नमी को कम किया जा सके। नमी को ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से कम किया जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जो नेपेंथिस पौधा है, इसको आप जानते हो क्या कहते हैं? नेपेंथिस को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हो क्या कहते हैं? घटपर्णी का पौधा हिंदी में कहते हैं। एक ऐसा पौधा है जो मेढकों और कीड़े मकोड़ों को चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। मतलब एक ऐसा पौधा है दोस्तों, चुपके से पत्तियों के बीच में छुपा होता है। और क्या होता है कि ये अपने जो है पंखों के द्वारा, मतलब पंखों का मतलब होता है ये पत्ती है, लीप्स होता है ना। और इसी टाइप की एक दूसरी पत्ती होती है। तो ये क्या करता है, इसका मुंह होता है, रियलिटी में ये जो है खा जाता है कीड़े मकोड़ों को। तो ये मांसाहारी के रूप में आता है। ये घटपर्णी पौधा हमारा पूर्वी इलाके में पाया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा ये पूर्वी इलाका में है। और पूर्वी इलाका हमारा कहाँ पर है भारत में? हमारा इस क्षेत्र में है, ठीक है। घटपर्णी पौधा है दोस्तों मेघालय में पाया जाता है। और मेघालय ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा। मेघालय ऑप्शन अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिखा होगा मेघालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा 4th हो जाएगा। घटपर्णी पौधा ये जो है कीट भक्षी पौधा, इसको हम कहते हैं क्या सर? कीट भक्षी पौधा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आप क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, यूं ही मस्त रहिएगा। गुरुजी वर्ल्ड के टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है। और गुरुजी वर्ल्ड को सर्च ऐसे करना है, गुरुजी लिखना है, GURUJI लिखना है, एक स्पेस जरूर देना है, WORLD लिखना है। बिल्कुल कोई भी मिस्टेक नहीं, कोई भी स्पेस कम नहीं करना है।